हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करके बताना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपको दिया है कि हमें इस साल 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ इन सब चीजों को प्लस और माइनस करने के बाद। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसमें से आपने अगर टैक्स को माइनस किया है तो उसको प्लस करना है, डिविडेंड दिया है तो उसको प्लस करना है, रिजर्व में अगर आपने ट्रांसफर किया तो उसको भी प्लस करना है। वो सब इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये आपका फर्स्ट स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 5 लाख रुपीज है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो सेकेंड स्टेप है, वो है आपका एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपको किसी को कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, या इनकम में आपको कोई कैश की पेमेंट रिसीव नहीं हुई, इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ। ऐसे कौन से खर्चे और इनकम है? डेप्रिसिएशन। अगर आपने किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया, आपने उसको यूज किया, तो आपने उतनी वैल्यू का ये मान के चला कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, इतनी वैल्यू की आपने उस एसेट को यूज किया, तो आपने उतने अमाउंट का खर्चा अपनी बुक्स में डाल दिया। एसेट को तो आपने बहुत पहले खरीदा, आज जो आप यूज करते जा रहे हो और उस यूज के लिए जितनी वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है उतना खर्चा आपने डाला, उसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ रही। जब पेमेंट नहीं करनी पड़ रही तो कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो ये खर्चा आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है, लेकिन ये वो खर्चा है जिसके लिए कैश की पेमेंट नहीं हुई, तो हम वापस से ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि खर्चा तो है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही है, फिर भी हम इसको प्लस क्यों कर रहे हैं? हम इसको प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम अपना वो प्रॉफिट जानना चाहते हैं जो हमने कैश में अर्न किया, राइट। तो वो जितने भी खर्चे या इनकम है जिससे आपको कैश का इनफ्लो ही नहीं हो रहा या आउटफ्लो नहीं हो रहा, वो हम वापस से प्लस माइनस करेंगे। इसी तरह से अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, मतलब आपने गुडविल 50,000 की 50,000 रुपीज की राइट ऑफ की। आपने गुडविल किसी से बिजनेस अगर टेक ओवर किया तो गुडविल परचेज की, जिसे हम धीरे धीरे खर्चों में डाल करके खत्म करते हैं। अब ये गुडविल आपने उसमें से ही एक हिस्सा खर्चों में डाला। गुडविल तो आप बहुत पहले परचेज कर चुके हो और अब तो आप उसे खर्चों में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इतने हिस्से का आपने खर्चा बुक किया, एक्सपेंस बुक किया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसे डाला। तो क्या इस राइट ऑफ करने के लिए खर्चे को आपने किसी को पेमेंट की? नहीं, पेमेंट तो नहीं की, तो ये नॉन कैश आइटम हो गया, नॉन कैश खर्चा है, इसे हम वापस से ऐड करेंगे। इसी तरह से आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आपके वो खर्चे या इनकम जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज को कवर करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। तो हर एक्टिविटी के रिलेटेड खर्चे या इनकम उसी एक्टिविटी के अंडर आपको कवर करने हैं। अगर कोई भी खर्चा या इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, दूसरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, तो वापस से उसको प्लस माइनस करना होगा। जैसे कि आपने मशीनरी को बेचा, मशीनरी को बेचते हुए आपको नुकसान हुआ 70,000 रुपीज का, आपने इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। लेकिन ये सेल या परचेज करना किसी भी एसेट को आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर आपने सेल की मशीनरी, तो उस पर लॉस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर नहीं आएगा। आपने एसेट मशीनरी को, मान लो 1 लाख रुपए की मशीनरी को 30,000 में बेच दिया, तो जितना फंड आपको रिसीव हुआ बस वही हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर करेंगे कि इतना फंड हमें रिसीव हुआ। ये लॉस के लिए आपको कोई किसी को पेमेंट और नहीं करनी पड़ रही, तो ये नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो वापस से इसको प्लस करो कि लॉस अगर आपको हुआ तो इसके लिए आपको किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, आउटफ्लो नहीं हो रहा, आपने ये खर्चा डाला प्रॉफिट एंड लॉस में,
तो ये आपका नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की वजह से हम इसको वापस से प्लस करेंगे। इसी तरह से आपको दिए गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000, 30,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, लैंड आपने बेची, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1 लाख की लैंड को आपने 1,30,000 में बेचा, तो 30,000 का प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक तो किया, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, पहली बात तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे ताकि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट आ सके, राइट। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आपको जितना फंड मिलता है आप उतना ही दिखाते हो। अगर आपने लैंड को 1,30,000 में बेचा, तो वो जो फंड मिला 1,30,000 रुपीज, वही आप दिखाओगे कि इनफ्लो हुआ। बाकी प्रॉफिट या लॉस उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको तो बस ये देखना है कि पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस और माइनस किया, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फंड्स ना तो मिल रहे हैं और ना ही देना पड़ रहा है। तो प्लस करने के आइटम्स हो गए 2,20,000, और माइनस करने के लिए नेगेटिव में लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखो 30,000। प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 6,90,000। इसके बाद हम अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द ईयर, हमारी जो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज हमारे बिजनेस को करने से इंक्रीज या डिक्रीज हुई, उसको आपको कवर करना है। जैसे कि सबसे पहले देखो, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर थे 2,20,000 और इस साल 2,30,000 हो गए, 10,000 से इंक्रीज हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, आपकी करंट एसेट तो है, लेकिन इसमें आप डेटर्स और बीआर बिल्स रिसीवेबल दोनों को कवर करते हो, दोनों का टोटल मिल करके ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो अगर ये 10,000 से इंक्रीज हो गए, एक तरह से आपने सामान उधार में बेचा, और सामान उधार में बेचा, क्रेडिट पे बेचा, आपको पेमेंट नहीं मिली, लेकिन आपने अगर उधार में बेचा तो एक तरह से आपने उसे लोन दिया कि कोई बात नहीं, आप बाद में पेमेंट कर देना। तो इतने रुपए का सामान आपने उसको दिया, तो इसका मतलब आपने उसको लोन दिया। जो सामान आपने उसको दिया वो भी आपने खरीदा, तभी तो आपने उसको दिया। तो खरीदने पर आपने किसी को तो पेमेंट की है ना, वो जो स्टॉक आपने उसको बेचा उसके लिए आपने कहीं ना कहीं तो पेमेंट की थी। तो वो पेमेंट जो आपने की, उतनी वैल्यू का स्टॉक आपने दिया, उसको विदाउट पेमेंट रिसीव किए, तो एक तरह से आपने उसको लोन दिया, और लोन दिया है तो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ। ट्रेड पेबल्स आपके क्या है, करंट लाइबिलिटीज, जिसमें हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को कवर करते हैं। लास्ट ईयर से 50,000 डिक्रीज हो गए, इसका मतलब हमने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट की, और लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, फंड्स का आउटफ्लो होगा। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स माइनस करो 50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000 से 40,000 हो गए, 20,000 से कम हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, जब आप अपने किसी को एडवांस में पेमेंट करते हो सर्विसेज लेने के लिए, अभी उससे सर्विसेज नहीं मिली लेकिन आपने उसको एडवांस पेमेंट की हुई है। अब आपने एक तरह से एडवांस पेमेंट की, और वो अगर एडवांस आपका 20,000 से घट गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब आपको वो पैसा वापस मिल गया, और पैसा वापस मिल रहा है तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ। तो डिक्रीज इन करंट एसेट आपका ऐड होगा कि हमें ये पैसा मिल गया। तो प्लस माइनस करने पे देखो, प्लस 20,000 करने और माइनस 60,000, इन दोनों के इफेक्ट के बाद आपके पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6,50,000। यही क्वेश्चन में पूछा था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का एक सिंपल फंडा बता रही हूं ताकि आप कभी भी मिस्टेक ना करो। करंट एसेट क्या है, एसेट को अगर आप खरीदोगे, इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आप खरीद रहे हो तो इसका मतलब पेमेंट करोगे और आउटफ्लो होगा। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एसेट को आपने बेचा, बेचोगे तो क्या होगा, पेमेंट मिलेगी, पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा। तो करंट एसेट के केस में उल्टा चल रहा है, इंक्रीज हो रही है तो आपका आउटफ्लो हो रहा है, और डिक्रीज हो रही है तो इनफ्लो हो रहा है। करंट लाइबिलिटीज के केस में अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने लोन लिया तो इसका मतलब फंड्स आएंगे तो इनफ्लो होगा। और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो इसका मतलब पेमेंट की, और पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। तो लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के केस में सीधा सीधा रिलेशन चल रहा है, इंक्रीज के केस में इनफ्लो और डिक्रीज के केस में आउटफ्लो। तो बस
सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में आप समझो, अगर एसेट खरीदेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा, इसी तरह से लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, करंट एसेट को बेचेंगे तो इनफ्लो होगा, करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, राइट। तो इसी तरह से आपको समझना है कि किस तरह से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हमें प्लस माइनस करना है। अगर इस तरह से करोगे तो मिस्टेक होगी नहीं और क्वेश्चन करेक्ट होगा, फुल मार्क्स पक्के मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।